इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा में सरकार ने दी अग्निवीरों और मजदूरों को बड़ी सौगात। न्यूनतम मजदूरी 11,000 से बढ़ाकर 15,200 की गई। अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मिली मंजूरी। हरियाणा में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 15 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। सरकार ने जारी किए आदेश। हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर सियासी हंगामा जारी। कांग्रेस नेताओं ने मंडियों में डाला डेरा। आढ़तियों और किसानों के साथ मिलकर किया प्रदर्शन। सरकार बोली किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बारिश से हरियाणा में मंडियों में रखा गेहूं भीगा। चंद घंटों की बारिश से खुली प्रशासन की पोल। कुरुक्षेत्र और नूंह में मंडियों में रखा गेहूं खराब। किसानों ने लगाई गुहार। मेरी पीरी कॉलेज विवाद पर बोले दादूवाल। कहा सिख समाज की भावना से जुड़ा है मेरी पीरी कॉलेज। जब तक समाधान नहीं होता संघर्ष जारी रहेगा। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एक तोहफे के साथ। हरियाणा सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। न्यूनतम मजदूरी को 11,257 रुपए से बढ़ाकर 15,200 रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। 7 एजेंडों में से 6 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो एक तोहफा जो है मजदूरों के लिए सीएम सैनी सरकार ने दिया है और जो न्यूनतम मजदूरी है उसे बढ़ा दिया गया है। वहीं अग्निवीर जो है उनको लेकर भी लगातार कई तरह के जो है फैसले लिए जाते हैं और इस बार जो है उसमें भी बड़ा ऐलान करते हुए अग्निवीरों के लिए भी इस बैठक में बड़े ऐलान किए गए हैं। 7 एजेंडों में से 6 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि कैबिनेट की बैठक जो होगी उसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं, कई फैसलों पर मुहर लगेगी और ये जो फैसले हैं ये जनता की भलाई के लिए होंगे और इसी को लेकर कैबिनेट की बैठक होती है। हरियाणा कैबिनेट की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई जिसमें 7 एजेंडे रखे गए जिसमें से 6 को मंजूरी मिल गई। अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो अग्निवीरों के लिए अब जो है आरक्षण वो भी 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इस निर्णय से जो अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर उनको फायदा होगा। आरक्षण बढ़ने से अब उनकी जो है जो सीटें हैं वो भी बढ़ जाएंगी और अग्निवीरों को स्पेशल आरक्षण दिया जाएगा। 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया है। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। और अब जिक्र करेंगे मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज विवाद का जो लगातार जारी है और अब यह मामला जो है हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बलजीत तो वहीं मीरी पीरी कॉलेज के अधिकार को लेकर दादूवाल का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि मीरी पीरी कॉलेज सिख समाज की भावना से जुड़ा है। जब तक समाधान नहीं होता है संघर्ष जारी रहेगा। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के बयान पर भी दादूवाल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनकी शब्दावली की निंदा करता हूं। दादूवाल का ये बयान सामने आया है जो बयान सामने आया था एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी का। उन पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने उनकी शब्दावली की निंदा की है। मीरी पीरी मैडिकल कॉलेज के हस्पताल शाहबाद मारकंडा के मौजूदा हालातों के बाबत सिख संगतां नूं सही जानकारी देने वास्ते इत्थे बुलाई है क्योंकि जिस तरीके दे नाल बादल दल के समर्थकों के वल्लों मीरी पीरी मैडिकल कॉलेज दे विच कल 7 अप्रैल नूं
गैर कानूनी इकट्ठ करके जिस तरह उत्थे संगत नूं गुमराह करन दा यतन कीता गया ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ, ਲੈਬਸ ਲਈ, ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਈ, ਲੈਬਸ ਲਈ, ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਸਾਡੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਰਖ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਨੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਐਕਸਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆਫ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੁਵਰਡਸ ਆਰ ਟੀਚਰਸ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 50% ਬੱਚੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਬੱਚੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? 5ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡਾ 100% ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਬਣੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਇਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲ 100% ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚਾ IIT 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ 3ਜੀ ਕਲਾਸ, 4ਥੀ ਕਲਾਸ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ 18% ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ 18% ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 26 ਤੋਂ 28% ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ 4.0
ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ 3 ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। मैं तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और समर्थ मिशन समर्थ के लेकर जानकारी दे रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने पंजाब की एजुकेशन को लेकर बात की कि किस तरह पंजाब आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मकानों की दीवार गिरी। हादसे में करीब 11 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। यमुनानगर के भेड़थल गांव में ये हादसा। उधर गुरुग्राम के मानेसर में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आईएमटी के बाहर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को पुलिस ने खदेड़ा। कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मानेसर में धारा 163 लागू है और यहां पर किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर यहां पे जो है कंपनियों के कर्मचारी इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस बल ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पुलिस बल के साथ जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बहसबाजी भी हो जाती है और बहसबाजी के बाद जब उन पर लाठीचार्ज भी किया जाता है, क्योंकि 163 धारा लागू है और 163 धारा के मुताबिक जो है वहां पर किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर जो है उन्हें वहां से हटाया जाना जरूरी था, हटाना पड़ना था पुलिस को, और पुलिस बल इसी को लेकर मौके पर पहुंचा था और उन्होंने हड़ताल पर जो कर्मचारी बैठे थे उन्हें वहां से हटाया। उधर हरियाणा में अब मंडियों पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार मंडियों में पहुंचकर व्यवस्थाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में पहुंचकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे करके जिन साथियों को भेजा जनता के बीच में, जनता ने कांग्रेस को देख करके उन लोगों को विधायक बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दे करके, धन के लालच में, बाहुबल के लालच में और दबाव डाल करके कांग्रेस के 5 वोटों की क्रॉस वोटिंग करवाई का 5 विधायकों की। कांग्रेस पार्टी इस पे सख्त रवैया है। अनुशासन समिति की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने उस पर अपनी रिपोर्ट लगा करके हमारे प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी श्री पी.के. हरिप्रसाद जी को भेज दी है और बहुत जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है, पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन लोगों की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं। मंडियों की व्यवस्था को लेकर एक और प्रशासन हजार दावे कर रहा है, तो दूसरी ओर मंडियों में बहता गेहूं प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोलकर रख रहा है। पिहोवा अनाज मंडी में भी व्यवस्था बेहतर न होने की वजह से किसानों का गेहूं पानी में तैरता नजर आया और गेहूं जो है जिस तरह से भीग रहा है, किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए कि किस तरह पानी भरने के बाद गेहूं जो है वो बह जाता है मंडियों में और उसके बाद किसान जो है अब मंडी की सफाई की जा रही है। गेहूं जो है वो समेटा जा रहा है। सिर्फ जो तिरपाल से ढका गेहूं था वही नहीं, बल्कि बोरियों में रखा गेहूं भी भीग चुका है, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ चुकी है। भीगी हुई गेहूं सड़ने का खतरा भी बढ़ चुका है और खराब हो रही है फसल। इसको लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कुलदीप सिंह, कहाँ के रहने वाले जी? बस डेरा मंगल सिंह। हाँ जी, क्या कहेंगे जी आप? हम बोलेंगे ये जो आरसीयू पार्क है इनको खोलो, सभी पानी जो है करके नीचे जा रहा है, बिल्कुल बंद पड़ा है जी, बंद पड़ा है और जिसकी वजह से सारा देखो जाने का बुरा हाल हो गया जी। नीचे और पानी भरा पड़ा है जी। अब जिम्मेदार क्या करे जी? इसके साथ लोहे की राड ले आके हमने 2 घंटे आधा घंटे से यहाँ लग रहे थे जी। बड़ी मुश्किल से हाथ में कंच लग गया जी, हाथ के साथ निकालने की वजह से। तो मंडी के द्वारा कोई सफाई नहीं की गई? मंडी के द्वारा जी ऊपर से तो बहुत सफाई हो है जी। ये जो सीवरेज आया, सीवरेज की दिक्कत आ रही है जी। हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है जी कि भाई आकर इनको थोड़ा सा देखें और इसको ठीक कराएं जी। तो मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर जहां विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, परेशानी नजर आ रही है, वहीं किसानों के मुद्दे पर विपक्ष पर मोहनलाल बड़ोली भी बरसे और उन्होंने कहा कि मंडियों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। नए नियमों से किसान खुश हैं। किसान का पैसा बिना देरी के किसान के
खाते में जाता है। तो सरकार की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि जो नए नियम बनाए गए हैं उनसे किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। किसान जो है नए नियमों से खुश है, ये दावा भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही जो पैसा है फसल का वो भी अब सीधा किसानों के खाते में बिना किसी देरी के जाता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मंडियों के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं है और किसान को बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, वो चाहे बायोमेट्रिक के मामले में हो या वहां की सुविधाओं के मामले में हो। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी हैं, उनसे बात करते हैं। बडोली जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है और जो किसान संगठन है वो भी मुख्यमंत्री से मिले कि बायोमेट्रिक की जो व्यवस्था की गई है उससे काफी परेशान है। आज हरियाणा का कोई भी किसान किसी भी पॉलिसी से परेशान नहीं है। उससे कुछ लोग परेशान हो सकते हैं जो उस पॉलिसी का मिसयूज करते थे, जो उसका लाभ लेने का काम करते थे। और पिछली खरीद में भी बहुत सारे किसानों की शिकायत आई थी कि जिनका नुकसान हुआ, प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ और उसकी गिरदावरी हुई और उसी किसान के नाम से कोई दूसरा फसल बेच कर चला गया, तो उसको उसका मुआवजा मिलने में दिक्कत आई। उस दिक्कत को देखते हुए हमने कुछ सावधानियां बरतने के दिशा निर्देश जारी किए हैं और आज हरियाणा का कोई भी किसान उस बात से परेशान नहीं है। आज हरियाणा के किसान संतुष्ट हैं और उनका एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी और 48 घंटे में किसान के खाते में भी सीधा पैसा देने का काम करेंगी। अभी हमने अपना पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया, प्रत्येक बूथ पर मना। प्रत्येक बूथ पर हमने किसानों से भी बात करी है, सभी लोगों को सरकार की नीतियों की भी बात की है और प्रत्येक प्रकार की जमीनी जानकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है। 7 तारीख से 12 तारीख तक हमारा गांव चलो बस्ती चलो अभियान हमारे सभी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में है और सारी जानकारियां मिलती है। आज किसी भी प्रकार की परेशानी किसी किसान को नहीं है और आने वाले समय में हम प्रत्येक बूथ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को हम मनाएंगे और 13 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जहां प्रतिमाएं लगी हैं और जहां शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई हॉस्टल हैं, उन सब पर स्वच्छता का अभियान रहेगा। 13 तारीख की शाम को दीपोत्सव रहेगा। 14 तारीख को प्रत्येक बूथ पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी के किए गए कामों की हम चर्चा जनता के बीच में करने वाले हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के देने का काम किया है, किस प्रकार से 5 तीर्थ विकसित करने का काम किया है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो 5 तीर्थ की भी चर्चा हम जनता के बीच में आने वाली 20 तारीख तक बस्ती बस्ती जाकर करने वाले हैं। एक एसआईआर को लेकर के बड़ा शोर है क्योंकि जिन चुनावी राज्यों में अभी चुनाव हो रहा है वहां तो एसआईआर हुआ ही हुआ, अब हरियाणा के अंदर भी और बाकी राज्यों के अंदर भी हो रहा है। जो हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो कांग्रेस इसको लेकर के कल बैठक करने जा रही है कि किस तरह से एसआईआर को लेकर के विरोध किया जाए। ये निर्वाचन आयोग का बहुत अच्छा काम है और इसका हम स्वागत भी करते हैं और ये हरियाणा प्रदेश में जब भी होगा इसका स्वागत भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेवारी है, अब हमारे BLA 1 90 विधानसभा है, 90 बन चुके हैं, उनकी ड्यूटी बता दी गई है। जितने भी हमारे BLA 2 की नियुक्ति होनी है वो काम हमारा जारी है। हमारी SIR पर बैठ के भी हो चुकी है और हमारी अच्छे से तैयारी है। और हमारे जो BLA 2 हैं वो BLO का सहयोग करते हुए उस बूथ के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, कोई घुसपैठिया है, कोई गलत वोट उसमें बनी है, कोई उस बूथ पर नहीं रहता है, किसी वोटर लिस्ट में कोई शुद्धिकरण का कार्यक्रम होना है, कोई नाम में गलती है, कोई सनोफ में गलती है, उन सबको ठीक करवाने का काम BLO के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संत रामपाल की, जिन्हें हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए कल जमानत दे दी थी, जिसके बाद अब रामपाल के अनुयायियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। गोहाना में संत रामपाल के सतलोक आश्रम में रामपाल के स्वागत के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई है। रामपाल के समर्थक रामपाल को जमानत मिलने के बाद खुशी मना रहे हैं। बता दें कि रामपाल 11 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। तो 11 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। आपको बता दें
2014 में हंगामा हुआ था और उसके बाद जो है उन्हें हिरासत में लिया गया था, जेल में भेजा गया था। इस हाल जेल में वो बंद थे और अब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। जमानत पर अब वो बाहर आएंगे और इससे जो श्रद्धालु हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन पे खुशी का माहौल है। सीधी सी बात है, 11 साल बाद अगर कोई जेल से आता है तो खुशी जो है वो बनती है। उनके जो भी समर्थक रहते हैं उनमें खुशी का माहौल है। रामपाल के स्वागत की वो तैयारियां कर रहे हैं आश्रम में। जी हैं, उनसे बात करेंगे, अलग अलग विषयों पर उनसे जानते हैं। बेदी जी, एक विषय तो मंडियों का चल रहा है अभी कि विपक्ष के जो नेता हैं, आज बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या राव नरेंद्र की, वो मंडियों के अंदर गए हैं और वहां जाकर के व्यवस्थाएं चेक करने का काम कर रहे हैं और सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की है, बायोमेट्रिक के नाम पर किसानों के साथ कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है। देखिए, आज विपक्ष की स्थिति क्या है वो किसी छुपी हुई नहीं है। शुक्र है वो सड़क पे आए हैं, मंडी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज से पहले तो उन्होंने ये कभी चिंता की नहीं, ना अपने राज्य में की, ना विपक्ष में की। आज पहली बार वो मंडियों में जाकर अव्यवस्थाओं की चिंता कर रहे हैं। परंतु किसान हित में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया उसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। बायोमेट्रिक की बात करेंगे, परंतु 48 घंटे के अंदर हम किसान की जे फार्म कटने के बाद पेमेंट डाल रहे हैं, उसकी चिंता क्यों ना करें, वो क्यों ना चर्चा करें। उनके राज्य में तो 3-3 महीने तो किसान की फसल का पैसा नहीं मिलता था। दूसरी बात, मुआवजे की बात आती थी तो 2-2 रुपए के चेक देते थे, 22-22 रुपए के चेक देते थे। पटवारियों के गुलाम लोगों को बना कर रखा हुआ था। आज 24 फसलों को हम MSP पे खरीद रहे हैं और सबसे बढ़िया व्यवस्था हरियाणा सरकार कर रही है। ना तो पंजाब की सरकार कर पाई, ना हिमाचल की सरकार कर पाई। इतने साल दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की रही, वो भी नहीं कर पाई। आज यदि हमने बायोमेट्रिक की है, वो मेरे किसान के हित में की है। मेरे किसान को जो लाभ मेरी सरकार दे रही है, वो अन्य प्रांत का किसान या कोई कालाबाजारी करने वाला आदमी मंडी में आकर उस प्रकार का लाभ ना ले सके। मेरे किसान की हितों की सुरक्षा के लिए हमने ये शुरुआत की है। लेकिन किसान की फसल भीग गई, गेहूं पूरा भीग गया, उसका उठान नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो किसान को हुई ना। देखिए, 1 तारीख को खरीद शुरू हुई और बारिश कब से शुरू हो रही है? अभी मंडी में आई है फसल, वो तुलेगी। अब खेत में खड़ी भी फसल का नुकसान हो रहा है। अब फसल आई है, ओलावृष्टि हो गई, बारिश हो गई, कितनी भी बड़ी व्यवस्थाएं आप खड़ी कर लो, वो व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं जब प्राकृतिक कोई आपदा आती है। हमें भी अनुमान नहीं था कि 1 अप्रैल के बाद बारिश हो जाएगी। 31 तारीख को बारिश आई है। देखो, 1%, आधा परसेंट, 2% के पीछे पूरे देश को नंबर 1 बनाना है। और यहां इसीलिए मैंने कहा कि ये बुकलेट पूरे देश के काम आने वाली चीज है। ठीक है, आज हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, हम उसकी उपलब्धियां गिन सकते हैं, खुश हो सकते हैं। कल दिल्ली में हमारी सरकार थी, उस पर खुश होते हैं, उसकी उपलब्धियां गिनते हैं। लेकिन ये बुकलेट खाली आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये देश की जरूरत को पूरा करने का मूल मंत्र है कि किसी टीचर को क्लासरूम में खड़े होकर क्या प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। और 38 तरीके अपनाए गए हैं जो पंजाब के टीचर्स ने अपनाए, वो यूपी का भी अपना सकता है, दिल्ली का भी अपना सकता है, कर्नाटक का भी अपना सकता है, तरीके अपना सकता है। तो ये मुझे लगता है फजल जी, आपको, सेक्रेटरी मैडम, आपको इसको तो पूरे देश के एजुकेशन डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए, उनके NCERT को भेजना चाहिए कि भाई हम ये तरीके अपना रहे हैं। निश्चित रूप से वहां भी कुछ लोग तरीके अपना रहे होंगे, तो उनकी भी बात अगर आप तक आएगी तो आपको उनको भी गोचर होना चाहिए, पर इसको जरूर करना चाहिए। मैंने कहा कि ये प्रयोग जो आप लोग कर रहे हो, जिस बात की आज आप चर्चा कर रहे हो, मैं एजुकेशन पे काम करता रहा हूँ पिछले 15-20 साल से, और मैंने अपने आप को एजुकेशन पे काम करने के लिए, एजुकेशन की राजनीति करने के लिए समर्पित किया हुआ है। वहां से खड़े होकर मैं कहना चाहता हूँ कि ये काम एजुकेशन सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण काम है। आप IIT की कोचिंग दे रहे हैं, नीट की कोचिंग दे रहे हैं, वो ठीक है, वो जरूरी है, पर अगर ये नहीं करेंगे तो नीट की कोचिंग भी बेकार है। आप सारी बिल्डिंग्स को 5 स्टार बनवा दीजिए,
अगर आप ये नहीं करेंगे तो सारे एजुकेशन रिफॉर्म देगा, क्योंकि देश तो इसके देश को पता चलेगा ना कि आगे वाला देश कैसे होगा। दुनिया में दो तरह के देश हैं, या कहिए कि देश तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री या लोग हैं। दुनिया में दो तरह की इकोनॉमीज हैं, एक डेवलप्ड इकोनॉमीज और दूसरी अंडर डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज, ऐसे दो सेगमेंट देखेंगे। अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दुनिया में दो तरह के एजुकेशन मॉडल हैं। एक एजुकेशन मॉडल है जो ये मान के चलता है कि जो बच्चा पैदा होकर आता है, अपने घर से स्कूल तक आता है, वो परिवार की वजह से या अपने किसी डीएनए की वजह से या शायद भगवान की किसी कृपा की वजह से टैलेंट गिफ्टेड होता है। एक एजुकेशन मॉडल ये मान के चलता है कि हर बच्चा टैलेंटेड नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, और एजुकेशन सिस्टम का नाम है से 10% बच्चे होते हैं या 20% होते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम का काम है कि उन 10% 20% बच्चों को छांट के निकालना सारी भीड़ में से और उनको पॉलिश करके उनके कैरियर बनवाना। ये एक एजुकेशन मॉडल। बाकी बच्चों का क्या करना है? अब जब सब कुछ गिफ्ट पे ही छोड़ रखा है तो बाकी बच्चों को गॉड गिफ्ट पे छोड़ देते हैं। ये एक एजुकेशन मॉडल है। दूसरा एजुकेशन मॉडल है जहां टीचर, एजुकेशन सिस्टम, अथॉरिटीज, बुक्स, करिकुलम सब कुछ ये मान के चलते हैं कि नहीं, हर बच्चे में टैलेंट भरने की संभावना है। हर बच्चे के अंदर संभावना है कि उसके अंदर टैलेंट डेवलप किया जा सकता है। ये दूसरा मॉडल है। वहां पर हर बच्चे में टैलेंट खोजा जाता है, संभावनाएं खोजी जाती हैं। कोई बच्चा 5 दिन में किसी चीज को सीख लेता है, लेकिन वही दूसरा बच्चा होगा जो 5 दिन में उस चीज को नहीं सीखेगा, लेकिन 5 दिन में किसी और चीज को सीख लेगा। ये वाली चीज जो हम 5 दिन में सिखाते हैं बाकी बच्चों को, उसको सीखने में उसको 50 दिन लग जाएंगे, किसी और तरीके से सीखेगा। ये दूसरा वाला एजुकेशन मॉडल। आप सब टीचर्स हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल रेड हैं। आप कभी गूगल पर, यूट्यूब पर, और इनफैक्ट आज की तारीख में तो AI है, बहुत ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, मेटा पे कभी क्वेश्चन करके देखिए कि आज जो मैंने दो तरह की इकोनॉमीज कही कि डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, दो इकोनॉमिक मॉडल और दो एजुकेशन मॉडल। गिफ्टेड टैलेंट या एवरी चाइल्ड कैन बी मेड टैलेंटेड, इन दोनों में कोई कोरिलेशन है कि नहीं? जहां तक मेरी समझ है, जिसको भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, आप उसके एजुकेशन मॉडल को उठा के देख लीजिए। वहां का टीचर, वहां का एजुकेशन सिस्टम इस बात को पाप मानता है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस बच्चे में टैलेंट नहीं है और दूसरा कोई बच्चा टैलेंटेड है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है। हमारी और एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है उसके उस टैलेंट को नर्चर करने की, उसको ऊपर उठाने की। ये डेवलप्ड इकोनॉमी का एजुकेशन मॉडल मानता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस देश ने ये वाला एजुकेशन मॉडल अपनाया है वो बाय डिफॉल्ट डेवलप होती चली गई। जिस देश ने ये मॉडल अपनाया कि कुछ बच्चे होंगे जो गिफ्टेड टैलेंटेड होंगे, हमारा काम तो केवल कुछ कंपटीशन, कुछ स्कूल, कुछ प्रयास करके उन बच्चों को स्कूल तक लाना है, उनमें से कुछ बच्चों को छांट के IIT तक ले जाना है, उनमें से कुछ बच्चों को छांट के IIM तक ले जाना है, उसके बाद उनमें से कुछ बच्चे गूगल चलाएंगे। गूगल बनाएगा तो कोई नहीं हमारे देश में चलाएंगे। हम डेवलप इकोनॉमी नहीं हो पाएंगे। हमारे देश की एजुकेशन मॉडल की मैं कोई बहुत अपने आप को एजुकेशनिस्ट नहीं मानता, लेकिन मैं एक ऐसा लीडर जरूर मानता हूं, अपने आप को पॉलिटिकल पर्सन जरूर मानता हूं जो इस बात में यकीन करता है कि इस देश की पूरी पॉलिटिक्स को कुछ पीढ़ियों तक एजुकेशन को समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। हमारे देश के एजुकेशन मॉडल की जितनी भी खामियां हैं उनमें से सबसे बड़ी खामी मुझे ये लगती है कि लार्जली हम गिफ्टेड टैलेंट मॉडल पे काम करते हैं। उसकी वजह से हमने कुछ बच्चों को, शानदार बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना सीख लिया, उनको IIT IIM जैसे एजुकेशन देना सीख लिया। बाकी बच्चों को हमने क्या देना सीखा? कुछ भी नहीं। पिछले 5, 10, 15 साल के प्रयासों को छोड़ें तो हम ये गिफ्टेड टैलेंटेड मॉडल पे ही काम करते रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो किताब है इसमें आपने जो प्रयोग किए हैं,
ये बताते हैं कि नहीं, अब भारत में वो दौर आ गया है कि हम हर बच्चे को टैलेंट की एक संभावना के रूप में देखें। उसके 38 तरीके यहाँ लिखे हुए हैं, 38 हजार भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं यही 38 होंगे और अलग अलग टीचर्स करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको इस मॉडल को चेंज करने के लिए, और इस मॉडल के बेस पर ही देश का इकोनॉमिक मॉडल चेंज है। मैं अक्सर इस तरह की स्टेज पर आके बोलता हूँ, जब मैं स्कूलों में पढ़ता था, उस वक्त मुझे पढ़ाया जाता था कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री।